of the day, Dr. P.B. Lohia. May I request Dr. P.B. Lohia to be on stage and uh, address the audience forward. इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर बी कुमार तथा उनकी टीम, बड़ौदा से आए हुए मेरे मित्र डॉक्टर जितेन भट्ट, हमारे प्रिय शिष्यगण संतोष पांडे, रेशमा सूर्यवंशी एंड डियर ऑडियंस। 20 साल पहले बम्बई में सब अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपिस्ट की मीटिंग हुई थी और इंडियन फोरम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन की स्थापना हुई थी, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था। तब लेट डॉक्टर एस के गुप्ता ये भी हमारे साथ थे और इस हॉल में हर साल कॉन्फ्रेंसेस ली जाती थी और ये हॉल पूरा फुल रहता था। अभी कोरोना के बाद ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस चालू हो गई है, ऑफलाइन की संख्या कम हो गई है, लोग डरते भी है आने को, और कोरोना ने लोगों की जीवन शैली चेंज कर दी है। तो मैं बी कुमार का अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अरेंज करके बहुत हिम्मत का काम किया है। कोरोना के बाद लोगों को डर लगता था। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट बी कुमार कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ये बहुत हिम्मत का काम किया है, जिसको बोलते हैं स्विमिंग अगेन्स्ट स्ट्रीम, पाण्याच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहायचं हे काम बी कुमारने केलं, म्हणून त्यांचं अभिनंदन करतो। जब हमने अल्टरनेटिव फॉर मेडिसिन की स्थापना की तब मैंने अल्टरनेटिव शब्द को विरोध किया था। मैंने कहा था कि अल्टरनेटिव वर्ड इज़ ह्यूमिलेटिंग वर्ड। अल्टरनेटिव किसको कहते हैं? हम कार को 4 चक्के रहते हैं और एक स्टेपनी रहती है, अल्टरनेटिव स्टेपनी। तो मैंने इस शब्द को विरोध किया था। मैंने कहा नो, डोंट कॉल इट एज अल्टरनेटिव मेडिसिन, कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। आप जानते होंगे कि मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। मेरा बड़ा 50 बेड का ऑपरेशन मैटरनिटी और सर्जरी का हॉस्पिटल था, वो लाइन छोड़ दी। मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी मेरे लाइव इंटरव्यू होते हैं, मेरे लाइव इंटरव्यू चाइना, हांगकांग, इंग्लैंड, कई लोग पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आप एलोपैथी के डॉक्टर होते हुए एक्यूपंक्चर में क्यों आया। एक जगह श्रीलंका में प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने पूछा कि विच इज़ द बेस्ट पैथी, सबसे अच्छा मेडिकल साइंस कौन सा है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं या तो एलोपैथी बोलूँगा या एक्यूपंक्चर बोलूँगा। मैंने कहा नाइदर एलोपैथी नॉर एक्यूपंक्चर बट क्यूरोपैथी इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जो पैथी पर्टिकुलर पेशेंट को अच्छा कर सकती है, मान लो कोई पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, सर्जरी इज़ द बेस्ट पैथी। कोई बीमारी होम्योपैथी से ही अच्छी हो सकती है, होम्योपैथी इज़ बेस्ट फॉर दैट पर्सन। किसको नेचुरोपैथी उसके बीमारी के लिए होता है, उसके लिए नेचुरोपैथी अच्छा है। किसको एक्यूपंक्चर उसके बीमारी के लिए लागू होता है ज़्यादा, तो एक्यूपंक्चर अच्छा है। तो मेरे स्टूडेंट को मैं यही मेरे 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है पूरे दुनिया में। मैं सबको यही बोलता हूँ कि कोई भी पैथी का ईगो मत रखो, प्रैक्टिस क्यूरोपैथी। मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं इसलिए नहीं आते कि मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ या एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, उनको अच्छा होना है। मुझे अगर लगा कि XYZ को आयुर्वेद या होम्योपैथी से ज़्यादा फायदा होगा, मैं खुद उसको उसके स्पेशलिस्ट के पास भेजता हूँ। पेशेंट आया इसका मतलब ये नहीं कि हमने ही अच्छा करना चाहिए, उसके लिए जो पैथी सबसे अच्छी है दैट इज बेस्ट पैथी, क्यूरोपैथी। एक्यूपंक्चर को ट्रेडिशनल TCM का पार्ट कहा जाता है, लेकिन मैंने चाइना में ये दावा किया कि एक्यूपंक्चर इज इंडियन इन ओरिजिन। इन 1995 चाइना में कॉन्फ्रेंस थी, उसका थीम था कि हाउ टू लिव लॉन्ग विथ एक्यूपंक्चर। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई वाज अवार्डेड एज द बेस्ट स्पीकर इन द कॉन्फ्रेंस इन चाइना 1995। उसके बाद वहाँ के मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ,
चाइना रेडियो इंटरनेशनल, टीवी इंटरनेशनल, उन्होंने इंटरव्यू लिए. The lady who was interviewing me, she said, Professor Lohia, we are thankful to you that you are popularizing Chinese medicine in your country. मैंने कहा सॉरी मैडम, rather I am thankful to Chinese people and Chinese government for having accepted my Indian medicine in your country. मैंने ये दावा किया कि ये बेसिकली इंडियन है, और मैंने दावा किया इसलिए इंडियन नहीं है. ये असल इसकी जड़ जो है एक्यूपंक्चर की इंडिया में है. महाभारत में हमको पता है जब भीष्माचार्य को जब फैटल ब्लो हुआ था, व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, उनको मरना नहीं था क्योंकि दक्षिणायन चालू था, उत्तरायण तक जीवित रखना था. उन्होंने अर्जुन को बुला के बोला कि बेटा अर्जुन इधर आओ, मेरे लिए बाणों की शैया तैयार करो. बाणों की शैया पे उनको लिटाया गया, और मेरा ये मानना है कि बाणों की शैया पे लेटने से उनका डीयू मेरिडियन, जो रीढ़ की हड्डी पे आपको पता है डीयू मेरिडियन, वो उससे स्टिमुलेट हुआ. डीयू मेरिडियन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और मैं ये मानता हूँ कि उसके वजह से जीवित रहे. नहीं तो बाणों पे लेटने की जरूरत क्या थी. युद्ध कौरव पांडवों में चालू था, लेकिन असली लीगल वारिस ये भीष्माचार्य खुद थे. लीगल लास्ट हेयर टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर ये खुद भीष्माचार्य थे. कौरव भी नहीं थे, पांडव भी नहीं थे. इतना ही नहीं, दोनों भी उनको बहुत प्यार करते थे. कौरव भी प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, पांडव भी करते थे, और खुद भगवान कृष्ण उनको रिस्पेक्ट करते थे. हम सोचते हैं कि उनको इच्छा मरण था. मेरा कहना है कि इच्छा मरण से अगर जीवित रहना था तो बाणों पे लेटने की आवश्यकता क्या थी, चुबा के लेने की जरूरत क्या थी. वो किसको भी हक से बोल सकते थे, ए दुर्योधन कम हियर, मेरे लिए वो पर्शियन गालीचा डाल के दो. किसको बोल सकते थे. अर्जुन कम हियर, मेरे लिए कश्मीरी गलीचा डाल के दो. पितामह थे वो, किंग ऑफ किंग्स. फिर अच्छे बिस्तर पे लेटने के बजाय, आराम करने के बजाय, अगर इच्छा मरण से जीवित है तो बाणों पे क्यों लेटे. उतना ही नहीं, अपने यहाँ इन इंडियन कल्चर ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे बिंदी लगाना. अब नई जनरेशन जो है ये सोचते हैं कि पुराना जो है सब बकवास है. जुने जा उद्या मरणा लागूनी गाड़ूनी अथवा पुरून टाका, ऐसी सोच नए जनरेशन की हो गई, लेकिन वो गलत है. मेरा मानना है कि अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशन में जो भी कुछ है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक. हर एक के पीछे साइंस है. जिनको साइंस का पता नहीं उसको बकवास समझते हैं. अब बिंदी, इंडियन औरतें बिंदी लगाती हैं तो यूरोपियन औरतों को लगता है कि जो चीज़ ओठों पे लगाना चाहिए वो यहाँ क्यों लगाते हैं. तो जहाँ बिंदी लगाते हैं वो इंटैंग पॉइंट है चाइनीज एक्यूपंक्चर का, एक्स्ट्रा 1 पॉइंट दोनों भुए के बीच में. और चक्र में भी दैट इज इम्पोर्टेंट चक्र, आज्ञा चक्र कहता है. और हम ऐसा बिलीव करते हैं कि अपना आत्मा जो रहता है, अपना सोल जो रहता है, एलोपैथी में हम सोल को बिलीव नहीं करते लेकिन बाकी लोग करते हैं. सोल रिसाइड्स एट दिस लेवल, आज्ञा चक्र. तो बिंदी लगाने के बहाने से दिन में 2-3 बार उसको एक्यूप्रेशर किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, और ब्रेन को स्टिमुलेट होता है. अपने को पता है औरतों का दिमाग कुछ ज़्यादा तेज चलता है. दैट इज ऑल्सो. फिर बैंगल्स पहनना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर. बैंगल जो पहनी जाती है, एक्यूपंक्चर में एक सिस्टम है, रिस्ट एंकल एक्यूपंक्चर. रिस्ट यहाँ से 2 उंगली पे एक लाइन है, दैट इज रिस्ट लाइन, जो नाभि से ऊपर का आधा शरीर को ट्रीट कर सकती है. और एंकल से 3 उंगली ऊपर एक लाइन रहती है, एंकल लाइन, जो नाभि से नीचे का आधा शरीर ट्रीट करते हैं. अपने यहाँ औरतें हाथ में बैंगल पहनती हैं, पाँव में पायलिया पहनती है. बैंगल से रिस्ट लाइन स्टिमुलेट होती है और पायलिया से एंकल लाइन स्टिमुलेट होती है. दैट हेल्प्स टू कीप द बॉडी हेल्दी. इतना ही नहीं, इसके अलावा बैंगल जो रहते हैं
यहाँ पेरिकार्डियम 6 पॉइंट है, नायगवान पॉइंट। वो नायगवान पॉइंट जो ब्रेन और हार्ट का सबसे अच्छा पॉइंट है, हार्ट का सबसे अच्छा पॉइंट है। इस पर कई रिसर्च हुआ है चाइना में। हार्ट के सभी प्रॉब्लम या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये कई बीमारियां सिर्फ पेरिकार्डियम 6 पॉइंट से अच्छी हो सकती है। इतना ही नहीं, वो ब्रेन का अच्छा पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो अ डिस्टल पॉइंट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। और ये पॉइंट इससे स्टिमुलेट होता है बैंगल से, और एंकल से अपार्ट फ्रॉम एंकल लाइन पॉइंट स्प्लीन 6 सैनिन जियाओ, वो भी स्टिमुलेट होता है। सैनिन जियाओ अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। उसके इतने ज़्यादा एक्शन है स्प्लीन 6 के, इट इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। और औरतों में खास करके बिकॉज दिस पॉइंट इज़ अ डिस्टल पॉइंट फॉर पेरिनियम, औरतों की जो महावरी की समस्याएं रहती हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स रहते हैं या वाइट डिस्चार्ज रहता है, ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको भी काम आता है। कान चुभाने की जो प्रथा है, कान चुभाना, नाक चुभाना, कान जो चुभाते हैं, दैट इज आई पॉइंट ऑफ एक्यूपंक्चर। और उसका इन्वेंशन किसने किया? इंडिया इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला। हमारे यहाँ कई लोग फिशिंग करते हैं। फिशिंग करने वाले लोगों को ये ध्यान में आया कि यहाँ अगर कान चुभाते हैं तो सूर्यास्त के बाद ज़्यादा देर तक वो फिशिंग कर सकते हैं। इन शॉर्ट उनका विजन बढ़ता है, दृष्टि बढ़ती है, इसलिए उन्होंने चालू किया। और अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर दैट इज आई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कई चीज़ें हैं, इतना ही नहीं, हमारे लैंग्वेज में कुछ बातें हैं जो प्रूव करती कि एक्यूपंक्चर इज इंडियन इन ओरिजिन। गुस्से से अंधा होना, हिंदी में हम कहते हैं गुस्से से अंधा हो गया। अब गुस्से से आदमी अंधा हो सकता है, ये एक्यूपंक्चर का प्रिंसिपल है जो हमारे एडवांस एक्यूपंक्चर कोर्स में मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। गुस्सा इज रिलेटेड टू लीवर। लीवर में अगर फायर जनरेट होता है, फायर ज़्यादा होता है, तो दैट असेंड्स, बिकॉज फायर इज यांग, यांग का डायरेक्शन रहता है अप एंड आउट। लीवर में अगर फायर बढ़ गया तो वो फायर ऊपर जाता है, ब्रेन को इरिटेट करता है, आदमी को गुस्सा आता है। कोई लोग गुस्से से पागल भी हो सकते हैं, और अंधे इसलिए होते हैं कि लीवर एनर्जी गोज टू आई। ऑल ऑफ ए सडन लीवर में फायर बढ़ गया तो एक ही आदमी अंधा हो सकता है, बिकॉज लीवर की फायर आँख को अटैक, ऑप्टिक नर्व को अटैक करते हैं, रेटिना को अटैक करते हैं, जिसको एलोपैथी में हम कहते हैं। एलोपैथी में हम गुस्सा या लीवर फायर इसको बिलीव नहीं करते हैं। एलोपैथी में जो अचानक ऐसे ये होते हैं अंधे, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। और एक्यूपंक्चर में हम कहते हैं फायर ऑफ लीवर अटैकिंग द आई। अब गुस्से से अंधा हो गया, ये कहावत हमारे लैंग्वेज में है, इसका मतलब ये नॉलेज हमारे देश में था। खुशी से पागल होना, हिंदी में कहते हैं खुशी से पागल होगा। अब खुशी से आदमी पागल हो सकता है, ये भी एक्यूपंक्चर का कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, एक्सेस जॉय और ऑल ऑफ अ सडन जॉय, इससे हार्ट की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, ये एनर्जी ब्रेन को भी जाती है और आदमी खुशी से पागल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हर्षवायु। हर्षवायु कहते हैं। हाँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ मराठवाड़ा, वहाँ पीछे भूकंप हुआ था बहुत बड़ा लातूर में, और बाद में जब उत्खनन हुआ तो कई लोगों के घर में गाड़ा हुआ सोना मिला। मुझे ये पता है कि वो ज़मीन में गाड़ा हुआ सोना जो आदमी देखता है, काम करने वाला है, वो पागल हो जाता है। क्योंकि जो आदमी ने ज़िंदगी में कभी सोना नहीं देखा है, वो अगर सोने का हंडा देखता है वो पागल होता है। ये मुझे पता है कि कई लोग इससे पागल, लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ज़मीन में गाड़ा हुआ सोना उसको किंग कोबरा उसको प्रोटेक्शन करता है, उसके वजह से वो पागल होता है। बट दिस इज द रीज़न। सो ऐसे कई प्रूफ्स है टू प्रूव कि एक्यूपंक्चर इज इंडियन इन ओरिजिन। नाउ कमिंग टू एक्यूपंक्चर, लोग जो पूछते हैं कि आपने एलोपैथी क्यों छोड़ा? एलोपैथी ये अच्छा साइंस है, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एलोपैथी, लेकिन कोई भी साइंस ऐसा नहीं है कि जो अपने आप में परिपूर्ण है। हर एक साइंस, फिर वो एलोपैथी रहो, होम्योपैथी रहो, आयुर्वेद रहो, एक्यूपंक्चर रहो, देर आर सम लिमिटेशंस टू द साइंस, देर आर सम इंडिकेशंस ऑफ द साइंस।
जैसा हर कॉइन, कोई भी जो कॉइन रहती है उसको दो बाजू रहती है, प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात, हेड आणि टेल. वैसा हर एक साइंस को, हर एक मेडिकल साइंस को कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, कुछ इंडिकेशंस रहते हैं. मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे सभी स्टूडेंट को, आप कोई भी प्रैक्टिस करो लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो. रामायण क्यों हुआ था? क्योंकि सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की. मेरे सब स्टूडेंट बार बार मैं रिमाइंड करता हूँ कि साइंस को खुद को एक लक्ष्मण रेखा की, अमकाम का साइंस, जैसा मान लो एक्यूपंक्चर. सर्जिकल कंडीशंस, पर्टिकुलरली जो एक्यूपंक्चर में नया नया प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए सर्जिकल कंडीशंस आर लिमिटेशंस ऑफ द साइंस. हर एक साइंस को है. एलोपैथी के तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है. अभी लंदन में मुझे उन्होंने लेक्चर के लिए बुलाया था, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो पूरे दुनिया के एमडी मेडिसिन जो डॉक्टर है उनकी सबसे बड़ी संस्था है, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन. उन्होंने वहाँ मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया था, लेक्चर सीरीज. वहाँ मैंने सबको बोला कि आप सब एलोपैथी के महान डॉक्टर हो, मैं भी एक एलोपैथी का छोटा सा हीलर हूँ. हम खुद को भगवान समझते हैं एलोपैथी वाले, गॉड और नेक्स्ट टू गॉड. मैंने सबको बोला कि आप आंखें बंद करो, यहाँ हाथ रखो और ईमानदारी से सोचो कि एलोपैथी में कौन कौन सी बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं. द आंसर इज एक्सेप्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम एक भी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते. फिर हम बाकी सब बीमारी को हम क्या करते हैं? सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसको बुखार आया हम एंटीबायोटिक देते हैं, वो अच्छा हो सकता है. नहीं हुआ तो हम बोलेंगे क्या करेंगे, वो वायरल है इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ. बाकी सभी बीमारियों को एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं. हम जड़ का इलाज नहीं करते, लक्षण का इलाज करते हैं. जैसा घास ज़मीन में से बाहर आया, जितना घास दिखता है उतना काटा, 8 दिन से और घास बाहर आता है और काटा, उसको रूट से रूट आउट नहीं करते हम. एलोपैथी का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है. वहाँ बीबीसी लंदन के पत्रकार आए थे, वो मुझे बोले आपने यहाँ ये एलोपैथी वालों के सामने ऐसा स्टेटमेंट करने की हिम्मत क्यों की? मैंने कहा मैं इंडिया से आता हूँ और सच बोलने के लिए हम किसके बाप को नहीं डरते. अगर आपको लगता है मैं झूठ बोला, कोर्ट में केस करो. मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, एलोपैथी कमेंट करना मेरा राइट, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ. और मैंने क्या झूठ बोला? वो इतने इम्प्रेस हो गए कि फिर डायरेक्ट दे टुक मी टू बीबीसी लंदन, और बीबीसी लंदन में वहाँ मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ. सो कहने की बात यह है कि हर एक साइंस को कुछ लिमिटेशन है. एलोपैथी में हम जड़ से इलाज नहीं करते हैं, हम लक्षणों का इलाज करते हैं. और एक्यूपंक्चर में मैं इसलिए आया, मेरी एलोपैथी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, एलोपैथी में पैसा बहुत मिला, लेकिन मानसिक समाधान नहीं मिला. मुझे लगता था कि हम कुछ तो भी गलत कर रहे हैं. जैसा घुटने दर्द का पेशेंट आया, हम एक्सरे निकालेंगे, उसको बोलेंगे कि तुम्हारे घुटने में ऑयल कम है, लैक ऑफ लुब्रिकेशन, और हम देंगे पेन किलर. पेशेंट खुश, डॉक्टर खुश, क्योंकि डॉक्टर को पैसे मिले, पेशेंट का दर्द कम हुआ. मुझे लगता था हम पेशेंट को बोल रहे कि ऑयल कम है और हम दे रहे पेन किलर. पेन किलर का मतलब क्या? हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं. पेन किलर का मतलब दर्द का जो सेंसेशन ब्रेन तक जाता है उसको रास्ते में हम रोक देते हैं ताकि ब्रेन डज नॉट फील द पेन सेंसेशन. जैसा फॉर एग्जांपल घर में अगर सांप निकला है तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सांप को मारो. हम क्या बोलते हैं? आंखें बंद करो तो सांप दिखेगा नहीं. अरे ये क्या ट्रीटमेंट हुई? कोई बिल्डिंग को आग लग गई, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि वो आग बुझाओ, फायर ब्रिगेड को बोला. हम क्या बोलेंगे? उधर तिकडे पाठ फिरवा म्हणजे तुम्हाला जळत असलेलं घर दिसणार नाही, या आंखें बंद करो ताकि जलता हुआ घर नहीं दिखेगा. तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ तो भी गलत काम कर रहा हूँ बाय गिविंग पेन किलर. या गर्दन दर्द के, स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट आते थे, इधर दर्द है इधर दर्द है, हम क्या करते हैं? एमआरआई करते हैं, उसको बोलते C4-5 में प्रॉब्लम है, L3-4 में प्रॉब्लम है, और देते क्या है? पेन किलर, नहीं तो फिर सर्जरी. तो मुझे लगता था पेशेंट, अगर कोई एजुकेटेड पेशेंट अगर मुझे कल पूछता है कि आपको अगर पेन किलर ही देना था तो मुझे एमआरआई करने को क्यों लगाया?
सिर दुखता है सेम मेडिसिन, गर्दन दुखता है सेम मेडिसिन, पीठ दुखती है, कमर दुखती है, घुटना दुखता है, एड़ी दुखती है, तो हम अगर एक ही दवा देने वाले हैं तो पेशेंट ये पूछ सकता है कि तुमने मेरा एक्सरे किया, मुझे हमारा करने को लगा, ब्लड टेस्ट किया, फिर इतना फालतू खर्चा क्यों करने को लगा। एक्यूपंक्चर is very effective as a painkiller, but let me tell you, I never use acupuncture as a painkiller, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट के ही अगेंस्ट हूँ और एक प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से मैंने एलोपैथी छोड़ा। हाँ, पेन किलर कब लेना चाहिए कि भाई आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं या आपको कोई ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना है, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इन एक्सेप्शनल कंडीशंस ओनली I may use acupuncture as a painkiller, otherwise I don't use it as a painkiller. एक्यूपंक्चर का एक फ़ायदा मैंने जो बोला कि एक्यूपंक्चर में अगर पेशेंट डॉक्टर एक्सपर्ट है तो हम पल्स डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट का टंग देखते हैं, पेशेंट के नेल देखते हैं, और आजकल लेटेस्ट टेक्निक है कि कंप्यूटर पे पूरा बॉडी चेक होता है, उसमें पंचमहाभूतों का ग्राफ आता है और उसमें हर एक ऑर्गन में कितनी एनर्जी उसका ग्राफ आता है। ये सब मिलके हम ये सोच सकते हैं कि इसको जो कई लक्षण है उसकी कॉमन जड़ कहाँ है। सिंगल, जैसे कोई आदमी को बार बार आंखें लाल हो रही, माइग्रेन जैसा अटैक आ रहा है, या कभी एपिलेप्सी जैसी फिट आ रही, या औरत है माहवारी के समय पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ये कई अलग अलग टाइप के लक्षण, या मस्कुलर पेन होता है जिसको फाइब्रोमाइल्जिया कहता है। एलोपैथी में हर एक के लिए हम अलग गोली देंगे। यहाँ ये सभी जितने लक्षण मैंने आपको बोले, ये जो सभी लक्षण है ये लीवर फायर के लक्षण है। हम लीवर 1 या लीवर 2 को ब्लीड करेंगे, तुरंत सभी लक्षणों को फायदा होता है। तो एक्यूपंक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं। एक्यूपंक्चरिस्ट अगर एक्सपर्ट है तो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन से वो डायग्नोसिस कर सकता है, बीमारी की जड़ ढूंढ सकता है और बीमारी जड़ से अच्छी कर सकता है। लेकिन इसके वजह से इसमें प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि ये लक्षण है, एक्यूपंक्चर के पॉइंट दिखाओ। नो, आई डोंट वांट दैट माय स्टूडेंट्स शुड ट्रीट सिम्टम्स, दे शुड फाइंड आउट द कॉज। इसलिए जब तक मैं खुद पेशेंट को चेक नहीं करता हूँ मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता। प्रिस्क्रिप्शन सिम्टोमेटिक में मतलब क्या है, और सिम्टोमेटिक ही करना है तो फिर एलोपैथी ज़्यादा सस्ता और अच्छा है, तुरंत फायदा होता है और कम पैसे में होता है। एक्यूपंक्चर या बाकी कोई भी आपको ये सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आप ट्रीट कर रहे हो, आप लक्षणों का इलाज मत करो, जड़ का। ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज एंड ट्रीट। पेशेंट रोग मुक्त होना चाहिए। एलोपैथी के एक कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला कि हम एलोपैथी वाले सिम्टम को ट्रीट करते हैं, पेशेंट को जिंदगी भर एलोपैथी यानी ऑल लाइफ पैथी बना के रखा है। हमने हमारे पेट पानी की व्यवस्था की कि पेशेंट कभी अच्छा होगा ही नहीं, टेम्पररी फायदा होगा और हमारे पेट भरते। ये मैंने एलोपैथी के कॉन्फ्रेंस में बोला। तो ये हम जो है अभी यहाँ जो सब बैठे हैं, वी आर प्रैक्टिशनर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। तो मेरी आपको ये विनती है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के बजाय ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू ट्रीट इट। एक्यूपंक्चर का या बाकी सिस्टम का और एक फ़ायदा सबसे बड़ा है कि इट इज़ अ ड्रगलेस सिस्टम। ये सभी ऑल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आर ड्रगलेस सिस्टम्स। इसलिए जो साइड इफ़ेक्ट है ये इसमें नहीं होते हैं। एक्चुअली एलोपैथी वाले के कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि देर आर नो साइड इफ़ेक्ट ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स। तो सब एलोपैथी वाले खुश हो गए, उनको लगा कि चलो डॉक्टर लोहिया की घर वापसी हो गई। फिर बाद में मैंने बोला कि ड्रग इज़ अ डेड केमिकल, उसके कई टाइप के इफ़ेक्ट रहते हैं। जो इफ़ेक्ट हमको होना है, ड्रग को पता नहीं कौन सा इफ़ेक्ट आपको होना है, ड्रग उसके सभी टाइप के इफ़ेक्ट करता है। आप जो चाहते उस इफ़ेक्ट को हम मेडिकल इफ़ेक्ट कहते हैं, और जो नहीं चाहते उसको हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। साइड इफ़ेक्ट नाम का कुछ नहीं, ऑल आर इफ़ेक्ट्स। जो चाहते उसको मेडिकल इफ़ेक्ट या थेरापेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं हम, जो हमको नहीं होना उसको अनटोवर्ड इफ़ेक्ट, अनवांटेड इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था लॉन्ग बैक 40 साल पहले, तब एस्पिरिन जो ड्रग है, एस्पिरिन, इट वॉज यूज्ड एज अ पेन किलर।
और उसका साइड इफ़ेक्ट हमको ये सिखाया जाता था कि एस्पिरिन अगर लेते तो किसके नाक में से खून आ सकता है, कान में से खून आ सकता है, ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है, बिकॉज इट इज़ एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन। अभी 40 साल के बाद एस्पिरिन इज नॉट यूज एज अ पेन किलर, इट इज़ यूज फॉर द सो कॉल्ड साइड इफेक्ट। अभी एस्पिरिन किसको देते हैं हम? जिनका भी एज 40-50 के आगे गया, सबको रोज़ एक एस्पिरिन गोली 75 mg लेने को हम एडवाइज करते हैं एज एंटी प्लेटलेट, ताकि उसके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक ना हो, उसको हार्ट अटैक ना आए। यानी जिसको 40 साल पहले हम साइड इफेक्ट कहते थे, वो आज थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो गए। या स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट है कि बाल आना। कोई खास करके कोई महिला अगर ज़्यादा स्टेरॉयड लेते हैं, उसको यहाँ भी फेशियल लेयर भी आ सकता है। अब ये साइड इफेक्ट है उसका। हम क्या करते हैं हमारे प्रैक्टिस में, अगर किसको एलोपेशिया एरिएटा हो गया, बाल चले गए, वहाँ स्टेरॉयड इंजेक्ट करता हूँ, मैं खुद इंजेक्ट करता हूँ, मैं एक्यूपंक्चर पॉइंट पे इंजेक्ट करता हूँ, और वहाँ बाल आते हैं। यानी बाल आना, इसको जो साइड इफेक्ट हम कहते हैं, दैट वी कैन यूज एज अ थेरापेटिक इफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को सिर्फ इफेक्ट है, देर इज नो साइड इफेक्ट, क्योंकि इसमें कोई दवा नहीं है। एलोपैथी की सब दवाइयाँ जो है वो केमिकल है। केमिकल जो हम लेते हैं वो किडनी में फिल्टर होता है और लीवर में मेटाबॉलिज होता है, इसलिए उसका साइड इफेक्ट किडनी पे होगा या लीवर पे होगा। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, किडनी जो है स्काल्प हेयर को सप्लाई करती, कान को सप्लाई करती, दांतों को, हड्डियों को, सेक्स को सप्लाई करती है, और लीवर जो रहता है वो आँखों को सप्लाई करता है। तो कोई जैसा इथेम्बुटॉल नाम की एक दवा आती है टीबी की, एंटी टीबी, उससे कई लोग अंधे हो जाते हैं। ये एलोपैथी वाले को भी पता है, उससे कई लोग अंधे होते हैं। तो बुक्स में इतना ही दिया कि इथेम्बुटॉल से आदमी को ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती, अंधा हो सकता है। लेकिन क्यों हो सकता है, इसका कॉज एलोपैथी को पता नहीं। मैं जब MBBS में पढ़ रहा था तो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया फार्माकोलॉजी में कि कैंसर की दवाइयाँ अगर ज़्यादा दिन लेते हैं तो उसे सर के बाल झड़ते हैं और आदमी बहरा होता है। तो मैंने सर को क्वेश्चन पूछा, बोला सर मुझे डाउट है कि इसकी दवाइयों से, कैंसर या टीबी की दवाइयों से सर के बाल जाते हैं या अंधा होता है, एक क्यों? अरे नॉनसेंस, यू आर नॉट रीडिंग द बुक, इट इज गिवन इन द बुक। फिर मैंने ऑनेस्टली पूछा सर को कि सर होता है इसलिए किताब में दिया हुआ है, होता है इसलिए बुक में दिया है, बुक में दिया है इसलिए नहीं होता है। सिमिलर क्वेश्चन है वो ट्यूबरक्लोसिस। लंग ट्यूबरक्लोसिस में कई लोगों को शाम को बुखार आता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने सर को बोला कि सर शाम को ही क्यों बुखार आता है पेशेंट को टीबी के? अगेन ही सेड नॉनसेंस, यू डोंट रीड बुक, इट इज गिवन इन द बुक। मैंने कहा सर किताब में दिया है इसलिए शाम को बुखार आता है, गलत है। शाम को किताब में दिया इसलिए आता है। मैंने फिर बोला सर को, सर आई डोंट थिंक कि टीबी के बैक्टीरिया हमारे मेडिसिन की बुक पढ़ रहे हैं और शाम को ही अटैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को एक्यूपंक्चर में एक्सप्लेनेशन है। जैसा टीबी की या कैंसर की दवाई खाने से यहाँ के बाल गया, कान गया, दांत गिर रहे हैं, नपुंसक हो गया, वी नो कि इसका मतलब जो दवा खा रहे हो उसका किडनी पे साइड इफेक्ट हो रहा है, और किडनी की एनर्जी कम मिलने से बाकी प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा मैंने इथेम्बुटॉल का बोला कि वो लीवर को, आँख गई, दृष्टि गई, इसका मतलब लीवर पे इफेक्ट हुआ है। स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है जिसमें आँखों में टीयर तैयार होना बंद होता है, आँखों में आंसू नहीं आता है, उसको हम कहते हैं स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी दिस इज ऑल्सो अ कॉमन साइड इफेक्ट। अब उसको हम जिंदगी भर आंखों में डालने के ड्रॉप देते हैं। अब क्यों होता है, इसका कॉज हमको पता है। टीयर तैयार होना बंद हो गए, इसका मतलब जो केमिकल, जो दवा ली थी उसका इफेक्ट ये लीवर पे हुआ है, क्योंकि लीवर एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टीयर्स इन द आई। रूटीन में लोगों को क्या लगता है कि एलोपैथी मोस्ट मॉडर्न साइंस, उसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं।
बहुत रिसर्च हुआ है। और एक्यूपंक्चर ये ट्रेडिशनल है, कुछ होता है कि नहीं पता नहीं, साइंटिफिक तो है नहीं, ऐसे लोगों की सोच है। मैं दोनों का डॉक्टर हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक्यूपंक्चर इज फार मोर साइंटिफिक एंड रैशनल देन एलोपैथी, क्योंकि एलोपैथी में मेरे जितने भी डाउट थे, एक भी मेरे एलोपैथी का टीचर कुड नॉट सॉल्व आंसर माई डाउट्स, बट आई हैव फाउंड द आंसर्स ऑफ माई डाउट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर 100% साइंटिफिक है। और साइंस, साइंस किसको कहते हैं? जो हमको पता चला उसको हम साइंस कहते हैं। जो नहीं समझा, हमारे अल्प बुद्धि को जो नहीं पता चला, उसको हम बकवास कहते हैं। दिस इज रॉन्ग। आप यहाँ से व्हाट्सएप पे अमेरिका को फोटो भेजते हैं, जिसको ये पता नहीं है कि इसके पीछे क्या साइंस है, उसको वो बोला ये क्या मैजिक है क्या? अभी तो ये कॉमन है। 40 साल पहले, 30 साल 40 साल पहले अगर कोई बोलता था कि यहाँ इंडिया में बैठ के आप आपके घर से अमेरिका के आदमी को फोटो भेज सकते, लोग बोलते थे क्या जादू है क्या, यहाँ से कैसा क्या जा सकता है? यानी कोई भी चीज़ जब तक आपको नहीं समझती तब तक वो बकवास है या जादू है, मैजिक है, कुछ भी बोलोगे आप बकवास है। समझने के बाद आप बोलोगे साइंस है। अगर LI4 को दबाने से हेडेक कम होता है, जिसको पता नहीं मैकेनिज्म एक्शन, वो बोलेगा ये मैजिक है, जिसको पता है वो बोलेगा ये साइंस है। सो साइंस और नॉन साइंस इसकी चर्चा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई XYZ पेशेंट है हाई-फाई, जो सिर्फ साइंस को ही बिलीव करता है, उसकी बीमारी के लिए एलोपैथी वाले के पास गया, फ़ायदा नहीं हुआ, होम्योपैथी ट्राई किया, फ़ायदा नहीं हुआ, एक्यूपंक्चर ट्राई किया, आयुर्वेद ट्राई किया, सब ट्राई किया, और किसका भी अगर फ़ायदा नहीं हुआ, और उसको अगर किसने कहा कि एक बाजू के पहाड़ी पे एक साधु बाबा बैठा है, उसके जाके दर्शन करो, वो तुम्हारे हाथ में काला धागा बांधेगा और तुम अच्छे हो जाओगे। ये आदमी कितना भी साइंटिफिक माइंडेड रहा तो भी रात के अंधेरे में छुप छुप के जाएगा, किसको दिखना नहीं इसलिए, और बाबा के दर्शन लेके हाथ में धागा बांध के आएगा, मरता क्या नहीं करता। इसलिए जो लोग टीका करेंगे एक्यूपंक्चर पे या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पे कि ये बकवास है, साइंस नहीं है, वही लोग छुप छुप के आते हैं जब उन पे खुद पे गुजरती है। What patient wants? Patient wants relief and only relief. By hook or crook. फिर तुम एलोपैथी से रिलीफ मिलो, आयुर्वेद से मिलो, एक्यूपंक्चर से मिलो, रेकी से मिलो, मैग्नेट से मिलो, पेशेंट को सिर्फ रिलीफ की आवश्यकता है। ये चीज़ साइंटिफिक है क्या नहीं है, इससे पेशेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का एक सबसे बड़ा फायदा है कि सिर्फ इफ़ेक्ट होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट या अनटोवर्ड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इससे और एक दूसरा फायदा जो है कि इट इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि दवा नहीं है, खर्चा कम है। संतोष पांडे ने मुझे अभी कहा कि उसने पूरी इंडिया में कई जगह फ्री कैंप लगाया, हज़ारों हज़ारों लोगों का फायदा किया। तो लोगों को तो फ्री में ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप चाहो पैसा भी कमा सकते हैं, अगर आप चाहो फ्री समाज सेवा भी कर सकते हैं, खर्चा नहीं है क्योंकि इसमें मेडिसिन नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा, मेडिसिन नहीं है, खर्चा कम, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जड़ से ट्रीट कर सकते हो, कई फायदे। दिस इज वन ऑफ द सो मेनी रीजंस फॉर विच आई हैव कम टू एक्यूपंक्चर। अब एक्यूपंक्चर में लोगों को लगता है कि दवा नहीं तो ट्रीटमेंट कैसा होता है। मैंने जब 40 साल पहले एक्यूपंक्चर चालू किया, लोग आते थे और देखते थे, हम स्पिरिट में निडल डाल के रखते थे, लोग देखते थे कि कुछ तो भी मेडिसिन में डाल के रखता होगा, लोग चेक करते थे, उनको डाउट था कि डॉक्टर लोहिया दवा में डुबा के सुई लगाता। लोगों की शंका रास्ता है, क्योंकि सब क्लिनिक पे एक बोर्ड रहता है, दवा खाना। क्लिनिक पे बोर्ड क्या रहता है? दवा खाना। इसमें दवा भी नहीं, खाते भी कुछ नहीं, तो दवा खाना कैसा हुआ? तो एक्यूपंक्चर, अब आप में से जो कुछ एक्यूपंक्चर या बाकी करोगे, यू शुड नो हाउ इट वर्क्स। जो बीमारियाँ रहती हैं वो 3-4 टाइप के रहते हैं। वन इज पेन एंड पैरालिसिस, कॉमन। जो ज़्यादा कॉमनली आते हैं एक्यूपंक्चर के पास, वो पेन एंड पैरालिसिस के केसेस आते हैं।
ऊपर से नीचे पेन ही पेन है, हेडेक है, गर्दन दुखती है, पीठ दुखती है, कमर दुखती है, घुटना दुखता है, एड़ी दुखती, फ्रोजन शोल्डर है, एल्बो पेन है, या पैरालिसिस की कैसे। पेन और पैरालिसिस में अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर जो मेरिडियन में एनर्जी फ्लो होते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर वी हैव 14 मेरिडियंस, जिसमें आउट ऑफ दिस 14 12 मेरिडियन में ची का प्रवाह कंटिन्यूस चालू रहता है। जैसा ज़मीन के स्किन के नीचे, रोड के नीचे जैसा पाइपलाइन रहता है, वैसा स्किन के नीचे मेरिडियन रहता है, पाइपलाइन में से पानी बहता है, वैसा इसमें से एनर्जी बहती है। अगर इसमें एनर्जी में कुछ ब्लॉक हो गया तो एनर्जी आगे नहीं जाएगी। जहाँ एनर्जी नहीं जाती है वहाँ टिंगलिंग नमनेस, जिसको हम बोलते हैं चिटियाँ आना, मुंग्या येतात, जिथे एनर्जी जात नाही तिथे मुंग्या येतात, टिंगलिंग नमनेस या वीकनेस या लॉस ऑफ एक्शन ऑफ द पार्ट और पैरालिसिस। और जहाँ ब्लॉक है उसके पहले एनर्जी जमा होती है, एक्सेस होती है, आगे नहीं जा रही, वहाँ पेन होता है, जिसको हम एक्यूपंक्चर में कहते हैं आशी पॉइंट। आशी मीन्स OS, दबाने के बाद जहाँ दुखता है दैट इज कॉल्ड आशी पॉइंट और OS पॉइंट, वहाँ एनर्जी इकट्ठा हुए। तो ब्लॉक के पहले पेन और ब्लॉक के बाद वीकनेस, टिंगलिंग, नमनेस और पैरालिसिस। तो एक्यूपंक्चर का एक्शन क्या है कि जैसा अगर पाइपलाइन चोकअप हो गई, आप क्या करोगे, म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करोगे, वहाँ से आदमी आएगा, मैन होल निकालेगा। ये पाइपलाइन को सड़क पे मैन होल रहते हैं जहाँ से यू कैन कॉन्टैक्ट द पाइपलाइन। वो मैन होल का ढक्कन खोलेगा, वहाँ से एक लकड़ी अंदर डालेगा, हिलाएगा, वो कचरा निकालेगा, पानी बहना चालू हो जाएगा। एक्यूपंक्चर पॉइंट इज समथिंग लाइक अ मैन होल। मेरिडियन इज दैट पाइपलाइन, मेरिडियन इज द पाइपलाइन जिसमें एनर्जी बह रही है, और एक्यूपंक्चर पॉइंट इज लाइक अ मैन होल। तो मैन होल में से लकड़ी डालते हैं, हम इसमें से निडल डालते हैं, निडल डालते हैं, उसको हिलाते हैं या मशीन से स्टिमुलेट करते हैं, वो ब्लॉक निकल जाता है, एनर्जी स्टार्ट। तो पेन एंड पैरालिसिस के केसेस में ट्रीटमेंट इज रिलेटिवली वेरी सिंपल। डायग्नोसिस नाम का कुछ बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ ब्लॉक है, वी हैव टू ट्रीट। वी हैव एक्सीलेंट इफेक्ट इन ऑल पेनफुल डिसऑर्डर्स, ऑल पैरालिटिक डिसऑर्डर्स। और पैरालिसिस में तो पैराप्लीजिया के जो केसेस रहते हैं, पैराप्लीजिया यानी जिसका एक्सीडेंट हो गया, इधर फ्रैक्चर हो गया तो दोनों हाथ दोनों पांव पैरालाइज होता है, कमर में हो गया, पीठ में हो गया, दोनों पांव पैरालाइज होते हैं, टट्टी पेशाब का कंट्रोल जाता है। एलोपैथी में हमें बिलीव करते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व डैमेज हो गए तो फिर अच्छे नहीं हो सकते। मेरे पास औरंगाबाद के पास गंगापुर नाम का गांव है, 35 साल का एक आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया, रीढ़ के हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, T12 वर्टिब्रा के 6 टुकड़े हो गए, स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज हो गया, एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वो डॉक्टर ने बोला कि हम ऑपरेट करेंगे, 6 टुकड़े जो हुए वर्टिब्रा के उसको प्लेट लगा के जोड़ देंगे। पेशेंट ने बोला कि मैं ऑपरेशन के बाद चलूँगा क्या? डॉक्टर ने ऑनेस्टली बोला कि इस जन्म में तो नहीं चल सकते, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया। पेशेंट कैंसल द ऑपरेशन एंड केम टू मी। मैंने उसका MRI देखा, पेशेंट को चेक किया, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू नॉन साइंस, जो कि अकॉर्डिंग टू मी नॉन साइंस इज हार्डली 10%, 90% इज अननोन साइंस। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू नॉन साइंस तुम इस जिंदगी में चल नहीं सकते, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लोहिया 90% इज अननोन। इफ यू वांट आई विल ट्राई। होगा कि नहीं गारंटी नहीं, आई विल ट्राई इफ यू वांट। मेरा खुद का मैंने टेक्निक चालू किया कि एक्यूपंक्चर से हाउ टू रीजुनेट स्पाइनल कॉर्ड, एंड बिलीव मी विद इन अ वीक उसकी दोनों टांगे गए थे, टट्टी का और पेशाब का कंट्रोल गया था, विद इन अ वीक 100% अच्छा हो गया। बाद में हमारे यहाँ हमारी जो संस्था है, हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, 15,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। हम कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, तो हमारे एक इंटरेस्ट, हमारे कॉन्फ्रेंस में पूरी इंटरनेशनल रहती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, चाइना, अमेरिका, हांगकांग, ऑल ओवर यूरोप वगैरह। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे जो केसेस रहते हैं अनबिलीवेबल, इनका लेक्चर रहता हूँ,
हम लेक्चर देने के बजाय पेशेंट अगर बोलेगा कि मुझे ऐसा था, एक्यूपंक्चर से ऐसा हुआ, तो लोग उसको बिलीव ज़्यादा करेंगे। ये पेशेंट को हमने कॉन्फ्रेंस में दिखाया। सब मेरे कई स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, दे वर शॉक्ड कि ये पेशेंट एक्यूपंक्चर से कैसा अच्छा होता। चाइना के डॉक्टर ने उसको जहाँ फ्रैक्चर था मार मार के देखा, ठोक के उठ बैठ करने को लगाया और फिर पूछा कैन यू लिफ्ट वेट। वो बोला मैं किराना मर्चेंट हूँ, पहले 70 किलो का थैला पीठ पे उठाता था, अभी फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर लोहिया ने ट्रीटमेंट किया, अब मैं 110 किलो का थैला पीठ पे उठा सकता हूँ। तो मैंने कहा मेरे कई स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक मेरे स्टूडेंट ने बोला कि सर प्लीज़ कमेंट ऑन द केस। तो मैंने एक ही वाक्य में कमेंट किया है कि व्हेन यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, फॉरगेट व्हाट इज गिवन इन द बुक, फॉरगेट एमआरआई, यूज योर ब्रेन एंड बिलीव द पेशेंट। हमको पेशेंट को अच्छा करना है, हमको एमआरआई को अच्छा नहीं करना है, हमको बुक्स को अच्छा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू बुक्स ये पेशेंट अच्छा नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एमआरआई ये पेशेंट अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है, आपके सामने जिंदा खड़ा है, वो खुद उसने लेक्चर दिया कि मेरा ऐसा था, तो किसको बिलीव करोगे आप? किताब में जो दिया उसको बिलीव करोगे, पेशेंट जिंदा पेशेंट को करें। उसके बाद हुआ क्या कि जो डॉक्टर ने उसका एमआरआई किया था वो आया था वहाँ, उसने बोला, मुझे बोला कि इसका अपन दोबारा एमआरआई करके देखेंगे कि जो 6 टुकड़े हो गए उसका क्या हो गया। पेशेंट को बोला, पेशेंट ने उसको मराठी में बोला तुला खाज असली तर तुझ्या पैशानी कर, मी एक खडकू देणार नहीं। पेशेंट ने बोला मुझे क्या ज़रूरत है एमआरआई के, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, 110 किलो पेट पे उठा रहा हूँ, मेरा एमआरआई से तुमको सीखना है तो तुम खर्चा करो, मुझे एमआरआई की ज़रूरत नहीं है। तो एक्यूपंक्चर कैन बी यूज टू अवॉइड नी रिप्लेसमेंट। आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है, एक्यूपंक्चर से हम नी रिप्लेसमेंट अवॉइड कर सकते हैं। ये सर्वाइकल या लंबर स्लिप डिस्क के ऑपरेशन अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है एक खतरनाक ऑपरेशन रहता है। ये जो ऑपरेशंस करते हैं स्पाइन के खतरनाक रहते हैं, इसमें पैरालिसिस का बहुत डर रहता है, टट्टी और पेशाब का कंट्रोल जाने का भी डर रहता है। ये हम एक्यूपंक्चर से टाल सकते हैं। और अभी कोविड के वजह से, कोविड में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा देने में आया। By the way, Government of Maharashtra has appointed me. I am member of COVID task force of Government of Maharashtra, आयुष। तो कोविड में स्टेरॉइड का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए कई लोगों को एवीएन हुआ। एवीएन यानी अपना हिप जॉइंट का जो बोन रहता है, फीमर, उसका जो हेड रहता है वो खराब हो जाता है, जो राउंड रहता है चपटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एवीएन, और इसको रिप्लेसमेंट किया जाता है एलोपैथी में। तो ये टालने के, अभी एक्यूपंक्चर से ये टाल सकते हैं अपन, हिप रिप्लेसमेंट टाल सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट टाल सकते हैं, ये ऑपरेशन टाल सकते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट को अच्छा करते हैं। दूसरा सिस्टमिक डिसऑर्डर जो रहते हैं, किडनी, हार्ट, लीवर, इनकी बीमारियाँ, दे आर रिलेटेड टू इम्बैलेंस इन 5 एलिमेंट। तो इसको हमको ये देखना है कि पंचमहाभूत में इम्बैलेंस कहाँ है एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वी कैन ट्रीट ऑल दिस सो कॉल्ड इनक्यूरेबल डिसऑर्डर, सिस्टमिक डिसऑर्डर, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग। हम तो हार्ट के ब्लॉकेजेस निकालने के लिए भी ट्रीट करते हैं। और थर्ड टाइप की बीमारी यानी बुखार वगैरह, एलोपैथी में हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक शब्द का अर्थ क्या है? एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। आप जो दे रहे हैं दैट इज अगेंस्ट लाइफ। ऐसा मेंशन नहीं कि अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। अगर ज़्यादा मात्रा में लेता तो आपकी भी जान जा सकती है। जैसा चूहा मारने की दवा, कम मात्रा में लिया तो चूहा मरेगा, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो लेने वाला मरेगा। तो एंटीबायोटिक जो है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू, ये गलत फहमी में मत रहो कि सिर्फ बैक्टीरिया को मारेगा, वो आपको भी मार सकता है। इन एक्यूपंक्चर देयर आर मेनी पॉइंट्स। अभी मैंने जो बोला कोविड टास्क फोर्स, कोविड के ज़माने में, हाँ 2 मिनट, कोविड के ज़माने में मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक वीडियो कैसेट बना के दिया था कि एक्यूप्रेशर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और वो वीडियो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कई जगह पब्लिक एजुकेशन, क्योंकि कोरोना या कोई भी बीमारी में अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाते हो तो बीमारी को अवॉइड भी कर सकते हो, और कम प्रमाण है तो विदाउट एंटीबायोटिक ट्रीट भी कर सकते हो। मेरा लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हुआ। बाय द वे, किसको मुझे कांटेक्ट करना था, आई विल गिव माय टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9822
5850 9822058501 because now immediately after my lecture I am leaving for airport. ये तो बी कुमार के प्यार ने मुझे खींच के लाया, मुझे मेरा आज टिकट दूसरे जगह का था. So once again thank you to B Kumar and his team and all of you for listening to my lecture. Thank you very much. Bye bye. See you.